हेलो। सो आज हम बात करने वाले हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की। दिस इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जहाँ पे हम एक केस स्टडी के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। बट उस टॉपिक पे जाने के पहले हमें इस टॉपिक के बारे में जानना ज़रूरी है। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स, द DNA fragments produced as a result of treatment of DNA sample with restriction enzyme is restriction fragment। ये मेरा DNA है। DNA सैम्पल में यहाँ पे मेरा एक रिकॉग्निशन साइट है ऑफ वन एंजाइम और यहाँ पे उसी एंजाइम का दूसरा रिकॉग्निशन साइट है। सो ऑब्वियसली आफ्टर ट्रीटिंग इट with restriction enzyme it will give me 3 fragments। alright, in simple words, ये मेरे पास एक DNA सैम्पल है जिसमें दो जगह रिकॉग्निशन साइट है ऑफ वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के दो रिकॉग्निशन साइट्स है और मैंने उस DNA सैम्पल को उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसका ये रिकॉग्निशन साइट है उससे ट्रीट कर दिया। So what I will get is 3 fragments of that DNA sample। ओके, तो इन फ्रैगमेंट्स को हम कहेंगे रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। सो इसकी आधी चीज़ तो अभी हमें पता चल गई है, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। अब लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है ये देखते हैं। अब उसके लिए हमें अगेन एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। सो मेरे पास एक इंडिविजुअल A है जिसका मैंने जीनोमिक DNA लिया है। ऑलराइट, जीनोमिक DNA बेसिकली समझ लो उसके एक सेल का DNA लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले वाले केस में मैंने उसको RE से यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 से, सपोज़ मैं यहाँ पे उसका नाम 1 दे देती हूँ, मैंने इसे ट्रीट किया, ठीक है। RE1 से मैंने इसे ट्रीट किया तो सिमिलर केस मेरे पास ये DNA सैंपल हो गया। यहाँ पे दो रिकॉग्निशन साइट है ऑफ दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1। ऑलराइट, तो अब क्या होगा, मैंने इसको जब ट्रीट किया तो मुझे अगेन सपोज 3 फ्रैगमेंट्स मिले ऑफ 4 बेस पेयर, 5 बेस पेयर एंड 4 बेस पेयर, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसा होता नहीं है बिकॉज 4 बेस पेयर, 5 बेस पेयर, 4 बेस पेयर यानी कि इतने कम बेस पेयर का तो ऑब्वियसली किसी का DNA नहीं होता है, DNA तो बहुत लंबा होता है। ऑलराइट, तो मुझे ये 3 फ्रैगमेंट्स मिल गए। तो सपोज़ मैंने इसका ये वाला हेयर फॉलिकल से लिया हुआ था। अब मैं इसके दूसरे किसी सेल से, सपोज़ मैंने लीवर सेल से निकाला, इंडिविजुअल A का लीवर सेल से मैंने इसका जीनोमिक DNA निकाला। अब अगेन मैं उससे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम RE1 से जब ट्रीट करूँगी, ओके, तो मुझे सिमिलर फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, सेम ही फ्रैगमेंट मिलेगा, चाहे मैं उस इंडिविजुअल A के किसी भी सेल से जीनोमिक DNA निकाल के उसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करूँ। ऑलराइट, यहाँ पे ध्यान देना, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होना पड़ेगा। अगर मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चेंज कर दिया तो मेरा नंबर ऑफ़ फ्रैगमेंट्स या फिर साइज़ ऑफ फ्रैगमेंट्स चेंज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक इंसान के पूरे शरीर में जीनोमिक DNA सेम रहेगा बट रिकॉग्निशन साइट सेम नहीं रहता है। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक रिकॉग्निशन साइट होता है जो कि डिफरेंट इन नंबर हो सकता है। अगर मेरे पास RE1 का इस जीनोमिक DNA में 2 रिकॉग्निशन साइट है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी और दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के भी 2 रिकॉग्निशन साइट इसमें पाऊँ, ठीक है। वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, वो एब्सेंट भी हो सकता है। सो दिस वाज अ कॉन्सेप्ट। नाउ सी, when we repeatedly isolate genomic DNA from the same individual and treat that genomic DNA every time with the same restriction enzyme, it produces the same identical set of restriction fragment। तो ये अभी तक मैंने जो डायग्राम में एक्सप्लेन किया वही था। बार बार जीनोमिक DNA को एक इंडिविजुअल से आइसोलेट करें एंड हम उसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हर बार ट्रीट करें तो हमें सेम सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट मिलेगा। जिस प्रकार से मुझे इस केस में
4 बेस पेयर, 5 बेस पेयर एंड 4 बेस पेयर 3 फ्रैगमेंट्स मिले 2 टाइम अगर मैंने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस जीनोमिक डीएनए को ट्रीट किया तब। ओके, क्लियर इतना। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पॉइंट पे। अब सपोज़ मैंने इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के जीनोमिक डीएनए लिए। ऑलराइट, अलग अलग इंडिविजुअल्स के जीनोमिक डीएनए लेने के बाद मैं आइसोलेट करके इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 से ट्रीट करती हूँ। ठीक है, तो मुझे इंडिविजुअल ए में तो 3 फ्रैगमेंट्स मिले थे, सिमिलर एज प्रीवियस केस। ओके, बट इंडिविजुअल बी में क्योंकि रिकॉग्निशन साइट ऑफ दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिफरेंट प्लेसेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो दूर दूर प्रेजेंट है, यहाँ पे पास पास आ गए, बट यहाँ पे 3 फ्रैगमेंट्स ही मुझे मिले। ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स सेम मिले बिकॉज मे बी इट इज़ पॉसिबल कि रिकॉग्निशन साइट ऑफ दैट एंजाइम इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स सेम रहे, नंबर ऑफ रिकॉग्निशन साइट सेम हो सकता है, सो मुझे सेम फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। ऑलराइट, बट यहाँ पे देखो डिफरेंट लेंथ का है, डिफरेंट साइज है फ्रैगमेंट्स का। ठीक है, अब सपोज मैंने इस इंडिविजुअल बी और एक इंडिविजुअल सी को अब मैंने कंसिडर किया। ओके, सो जीनोमिक डीएनए मैंने दोनों का निकाला। एक में मैंने पाया कि मेरा उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 का 2 रिकॉग्निशन साइट है एज इट वाज इन अर्लियर केस। ओके, यहाँ पे इंडिविजुअल ए एंड बी का मैंने जिस प्रकार दिखाया वैसे ही सेम वही इंडिविजुअल बी और सी का अगर मैं कंपेयर करूँ, यहाँ पे इंडिविजुअल सी के जीनोमिक डीएनए में मुझे उस एंजाइम का एक ही रिकॉग्निशन साइट मिला, वेयरएज इंडिविजुअल बी में 2 रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट थे। तो हो गए ना इन तीनों के डिफरेंट डीएनए। राइट, अब देखो मैंने इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 से ट्रीट किया। ऑलराइट, तो मुझे ये 3 फ्रैगमेंट्स मिले थे ऑफ डिफरेंट साइज। ए का कुछ और साइज था तीनों फ्रैगमेंट का, वेयरएज बी का अलग था। बट इंडिविजुअल सी में क्योंकि एक ही रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है, तो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब मैं ट्रीट करूँगी तो मुझे यहाँ पे 2 ही फ्रैगमेंट्स मिले, एक 7 बेस पेयर का और एक 6 बेस पेयर का। ओके, सो ये केस ए बी सी वाला इंडिविजुअल का, ये केस ये बता रहा है हमें कि ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा सेम नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स मिले या फिर सेम साइज ऑफ फ्रैगमेंट्स मिले। ओके, हर एक इंडिविजुअल का अपना डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स होगा या फिर अपना डिफरेंट साइज ऑफ फ्रैगमेंट होगा। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। सिंस सेट ऑफ restriction fragment of individual A and that of individual B and C are not identical but have same recognition site of RE, they are called as polymorphic. Alright, क्योंकि वहाँ पे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है तो हम इसे कहेंगे पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक इज़ व्हाट, एक ही चीज़ के डिफरेंट फॉर्म प्रेजेंट होना। तो एक ही रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है बट इन डिफरेंट फॉर्म्स, किसी का फ्रैगमेंट का साइज डिफरेंट है, किसी का नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स डिफरेंट है। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे क्या, पॉलीमॉर्फिक। यहाँ पे एक रिजल्ट समरी के रूप में मैंने इस चीज़ को बताया था। नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ RE 2 थे इंडिविजुअल ए में, 2 थे इंडिविजुअल बी में एंड 1 था इंडिविजुअल सी में। whereas नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट प्रोड्यूस 332। साइज ऑफ RF इज रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। ओके, सो साइज भी डिफरेंट थे। तो यही मैं बताना चाह रही थी कि अगर हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से, मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जीनोमिक डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो हमें डिफरेंट साइज और लेंथ ऑफ RF एंड डिफरेंट नंबर ऑफ RF मिलेंगे। तो यही है हमारा रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म।
When genomic DNA samples of 2 or more different individuals are digested with the same restriction enzyme, restriction fragment of different length, size are produced in that is RFLP। आपको समझ में आया? अब हम देखते हैं कि ये होता क्यों है RFLP, यानी कि अगर हम डिफरेंट इंडिविजुअल के जीनोमिक डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करें तो हमें डिफरेंट लेंथ के, यानी कि डिफरेंट लेंथ के रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स क्यों? हर इंडिविजुअल में एक यूनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जीनोमिक डीएनए का, ठीक है, जिसमें यूनिक लोकेशंस ऑफ रिकॉग्निशन साइट फॉर अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट्स डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के, तो उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैं जब ट्रीट करवाऊँगी तो मुझे डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने यूज़ किया, बट क्योंकि उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिकॉग्निशन साइट्स ही डिफरेंट लोकेशंस पे है, तो उनसे ट्रीट करने के बाद, यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करने के बाद इन डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द जीनोमिक डीएनए का डिफरेंट फ्रैगमेंट बनेगा, जिसे हम कहेंगे यूनिक सेट ऑफ रिकॉग्निशन रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये पूरा स्टोरी जो मैंने पहले आपको सुनाया, ये जस्ट इतनी सी चीज़ समझाने के लिए था, बट ज़रूरी था ना, तभी तो अच्छे से समझ में आता और याद भी रहता। Okay, now we will talk about RFLP analysis. In molecular biology, the phenomena of restriction fragment length polymorphism, that is in short RFLP, is exploited to genetically distinguish among different individuals via RFLP analysis. So हम इस RFLP का यूज़ कहाँ करते हैं? ये जो restriction fragment length polymorphism है, इसका यूज़ हम करते हैं इंडिविजुअल्स को जेनेटिकली डिस्टिंग्विश करने में। ऑलराइट, RFLP analysis can be used to determine or confirm the source of a DNA sample, such as in paternity test or criminal investigation. So ये जो RFLP होता है, ये हम जनरली दो इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, ओके, क्योंकि DNA is a thing which can't be changed naturally, ओके। सो एक केस हम पढ़ेंगे आगे जिसमें RFLP एनालिसिस के बारे में हम पता लगाएंगे। बेसिकली होता क्या है, RFLP हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में टू डिफरेंशिएट टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, दो इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंशिएशन करने के लिए हम RFLP का यूज़ करते हैं। इस एनालिसिस का यूज़ पैटर्निटी टेस्ट, यानी कि फादर कौन है एक बच्चे का, वो टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में जो हमें DNA मिलता है उसका हम RFLP एनालिसिस यूज़ करके हम ये पता करते हैं कि वो हमारा क्रिमिनल है कौन, बिकॉज सबका तो अलग अलग RFLP होता है ना। आगे समझ RFLP analysis. RFLP analysis is a technique used to distinguish among DNA samples of different individuals by detecting variation in the length of the restriction fragment generated by treating those samples with the same restriction enzyme. जैसा कि हम इंडिविजुअल A, B, C का जीनोमिक DNA लेके हम डिफरेंट लेंथ का फ्रैगमेंट पा रहे थे, जिसके हिसाब से हम वहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते थे उन तीनों में, तो यही है RFLP एनालिसिस टेक्निक का यूज़। Principles involved में simply two principles are there. When genomic DNA of an individual is repeatedly isolated and treated with the same restriction enzyme, it produces every time the same reproducible set of restriction fragment.
जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट शुरू में ही डिस्कस किया था। एंड सेकेंड, when genomic DNA samples of 2 or more different individuals are treated with the same restriction enzyme, restriction fragment of different length are produced, that is RFLP is said to occur। तो ये दोनों ही पॉइंट्स हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक इंडिविजुअल ए के केस में और एक इंडिविजुअल ABC के केसेस में पढ़ लिया है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट इट्स यूज़। मैंने पहले ही बोला था, हम एक केस देखने वाले हैं जहाँ पे हम स्टेप्स देखने वाले हैं। ओके, सो जुड़े रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।